वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए, और उस टॉपिक का नाम IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लास्ट चैप्टर है पार्ट सी का। 2 से 3 दिन लगते हैं कंप्लीट करने में। आप ये मान लीजिए जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप मान लो 25% ऑफ योर सेटिंग अप सिलेबस इज कंप्लीट। 1/4 सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है आपका। अब जल्दी से बताता हूँ इस चैप्टर में आना क्या है। ये देखें, एक बार मैं आपको थोड़ा सा मॉड्यूल में से ये सारी चीज पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये जो लिखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और ये एक बार इसको रीड करो क्या है। The Insolvency and Bankruptcy Code consolidates and amends the laws relating to the insolvency of companies, partnership firm, LLP, individual into a single legislation। क्या मतलब होता था? पहले अगर हमें बंद होना था तो एक प्रोविजन यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, इस तरीके से भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। हमने कहा बड़ा कंफ्यूजन चलना चालू हुआ दिमाग में, लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा बंद कैसे होना। हमने सबको मिला के कंसोलिडेट करके एक क्या बना दिया उसका कोड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कोड? कोड का मतलब क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ वेरियस लेजिस्लेशन। जो वेरियस लॉ चल रहे थे बंद करने से रिलेटेड, हमने उन सबको कंसोलिडेट करके एक बना दिया और नाम क्या दे दिया? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब हुआ क्या ये देखें, इसका मेन मुद्दा क्या था लाने का? इट एम्स टू प्रोवाइड अ टाइम बाउंड रेजोल्यूशन and empowers the creditors to initiate the insolvency resolution if default अगर। पुराने जमाने में क्या होता था, जब कंपनी को बंद करने की नौबत आती थी, वाइंडिंग अप के प्रोविजन चलते थे और बड़े लंबे चलते थे, 2-2 3-3 4-4 5-5 साल तक कंपनी बंद ही नहीं होती थी। कंपनी बंद ही नहीं होती थी। नुकसान किसका हो रहा है? क्रेडिटर का। पैसा भी अटक गया, ना तो पैसा आ रहा ना ब्याज आ रहा है। केस चला कोर्ट में तो केस की हेयरिंग है, आना जाना जाना आना। क्रेडिटर ने कहा हम पागल हो गए ये काम करके, पहले तो पैसा दिया उसकी मदद करने के लिए, अपना ही पैसा रिकवर करने के लिए सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, फिर भी मेन बात पूरा पैसा नहीं मिलता। तो एक नया सिस्टम आया 2016 में। उन्होंने क्या बोला? एक नया कोड हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, आईबीसी। इसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन मोटिव क्या था? टाइम बाउंड रिजोल्यूशन। टाइम बाउंड रिजोल्यूशन मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर आपको डिसीजन देना ही पड़ेगा, कंपनी को खत्म करना ही पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं ये फास्ट ट्रैक लिक्विडेशन है कंपनीज का। फास्ट ट्रैक मतलब पहले बड़ा समय लग रहा था कंपनीज को खत्म करने में, अब समय ही नहीं लगता कंपनीज को खत्म करने में। जल्दी जल्दी फटाक से कंपनी खत्म। अच्छा, फिर जल्दी से याद करो, आपको इंट्रो में भी एक बात बताई थी, आईबीसी का मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? खत्म कर दो कंपनी को। एक डॉक्टर का मेन मोटिव क्या होता है अगर पेशेंट उसके पास है तो? अच्छा है खत्म होए, अगला आएगा। तो अपनी जी जान एक करके कोशिश करे वो जिंदा रहे, लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं है तो उसके हाथ में भी कुछ नहीं। नहीं समझा आप मेरी बात? आईबीसी डज नॉट एम्स टू एंड दी कंपनी। आईबीसी एम्स फर्स्ट टू ट्राई टू रिवाइव द कंपनी, एंड इफ रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल तो कंपनी को क्या कर दो? खत्म। समझ में आ रही है कहानी? तो बेटा ये एक बात आप क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लो, आईबीसी का मेन मोटिव कंपनी को खत्म करना नहीं है। जैसे कितने ही बच्चे पूरा आईबीसी पढ़ने के बाद भी ये नहीं जानते कि आईबीसी का मेन मोटिव नहीं है कंपनी को खत्म करना। इसका मेन मोटिव है कंपनी को पहले कोशिश करना है वो रिवाइव होए। अगर रिवाइवल नहीं हो रहा, अगर रिवाइवल पॉसिबल ही नहीं, फिर कंपनी को क्या कर दो? खत्म। मैं आपको एक शॉर्ट में एग्जांपल लेके बताता हूँ क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। आपने नाम सुना है कभी ये वाला? ये जियो वाला है क्या? ये जियो वाला है क्या? नहीं, ये पुराना रिलायंस है जो धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था। उन्होंने जब ये स्टार्ट करा था, मेरे हिसाब से 2000 के आसपास की बात थी, 2003-4। उस टाइम हम तो बड़े छोटे थे, उस टाइम फोन होते ही कहाँ थे। उन्होंने कम्युनिकेशन वाली एक कंपनी स्टार्ट करी, रिलायंस कम्युनिकेशन, और उस कंपनी को हैंड ओवर कर दिया अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी को।
उसने कहा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, टॉप कंपनी तेरे हाथ में दे रहा हूँ। मैं कहूंगा उभरती हुई कंपनी है, उभरती हुई कंपनी, खूब कमाएगी ये कंपनी। उस टाइम इस कंपनी का स्टॉक हुआ करता था 850 रुपए एक शेयर। उस टाइम 2004-5 के अंदर, या शायद 7 की बात कर लो, एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं। 850 रुपीज फॉर वन शेयर। अब ये कंपनी हमने किसके हाथ में दी? श्री अनिल अंबानी, a dynamic businessman. Dynamic businessman in what sense? 850 रुपीज से 850 रुपीज से 2016-17 में ये स्टॉक हो गया था 60 पैसा। And he is one of the dynamic businessmen in this industry. How can one can pull the stock down to 0.60? सीखो इनसे। चलती हुई टॉप कंपनी इनके हाथ में आई थी, इन्होंने उसको बंद करवा दी, बर्बाद करवा दी, और 60 पैसे का एक शेयर अभी करंटली 2 या 3 रुपए का है। इनका बिजनेस खत्म हो चुका है, बिजनेस बंद हो चुका है। अब देखो सबसे मेन बात क्या है। रिलायंस कम्युनिकेशन क्या हो गई? बर्बाद हो गई, फेल हो गई पूरी, फेल्स। आपको पता है, अगर किसी को आइडिया हो इस बात का, जब दोनों भाइयों में बिजनेस डिवाइड हुआ था, अगर पता हो किसी को इसके बारे में, दो भाइयों में जब ये बिजनेस डिवाइड हुआ था तो अनिल अंबानी को उस टाइम की टॉप कंपनीज मिली थी सारी। मुकेश अंबानी को टॉप वाली कंपनीज नहीं मिली थी। उन्होंने जो टॉप नहीं थी मुकेश अंबानी, उसको इंडिया की नहीं वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक बना दिया। अनिल अंबानी को टॉप कंपनीज मिली थी, उन्होंने वर्ल्ड में लोएस्ट में भी जो नंबर होता है ना, उससे भी 2 ग्रेड नीचे कर दी उन कंपनीज को। आपको पता है दोनों में एक नॉन कॉम्पीट क्लॉज हुआ था, अगर किसी को आइडिया हो। आप कभी गूगल करो, यूट्यूब करो, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी। उनकी माता जी ने करवाया था ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पिताजी की डेथ हो गई थी। दोनों भाइयों ने एक नॉन कॉम्पीट क्लॉज साइन किया था। नॉन कॉम्पीट क्लॉज मतलब हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, हम एक दूसरे कंपटीशन नहीं करेंगे। इन विच फील्ड कंपटीशन नहीं करेंगे? भैया एक छोटा भाई चला रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन, पता चला बड़े ने चालू कर दिया जियो उसी टाइम। नहीं, शायद 10-15 साल का कोई लॉक इन पीरियड था, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहे कितने थे। जिस दिन वो 10-15 साल का नॉन कॉम्पीट क्लॉज खत्म हुआ ना, जिस दिन खत्म हुआ, मुकेश अंबानी ने क्या लॉन्च कर दिया? जियो। और जिस दिन जियो आया उस दिन सब मर गए, आपको पता होगा। जिस दिन जियो आया था 2016, पूरा कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में मैं कहूंगा फेरबदल हो गया, उलटफेर हो गया पूरा। उलटफेर का अगर एग्जांपल बताऊं, एक जमाने में वी आर पेइंग 295 रुपीज फॉर 1 GB डेटा। याद करो वो जमाना, कैसे हम लोग अपना हॉटस्पॉट बंद रखते थे। अगर कोई गलती से कहते हॉटस्पॉट, तो मन में इतनी गालियां आती थी कि तू जैसे उसने क्या मांग लिया आपसे, प्रॉपर्टी। आज का सीन क्या है? अभी रिसेंटली मैंने रिचार्ज करवाया 1800 रुपए में, 365 दिन का। उसमें मुझे 20 GB डेटा मिला है पूरे साल के लिए। और शायद ये 500-600 वाला जो प्लान आता है 84 डेज का, उसमें 1.5 या 2 GB पर डे मिलता है। यही है सिस्टम। अब आप अंदाजा लगाओ ये लोग कमा कितना रहे थे, आपसे ले कितना रहे थे? 295 फॉर 1 GB। और फिर जब ये प्लान आए तो उन्होंने बोला शायद 555 इवन फॉर 84 डेज, और उसमें भी कहानी फ्री कॉलिंग। पहले कॉलिंग के पैसे लगते थे, और सबसे मेन 1.5 GB पर डे, जहां पहले कितना मिलता था? 1 GB। आप चाहे मानो ना मानो, आजकल वो 1.5 GB भी खत्म हो जाता है। हाँ पहले वो सर। 1 GB भी पूरे 1 महीने चल जाता था। अभी 1.5 GB भी कितने ही जनों का तो एक ही दिन में खत्म हो जाता है। फिर इंतजार करता है कब रात को आधे दिन बारह में पूरा हो बजेंगे जाता है। कब रात को 12 बजेंगे, और वापस से हमें नया 1.5 GB मिलेगा। ये था टर्न अराउंड इन टेलीकम्युनिकेशन। जैसे ही जियो लॉन्च हुआ ना, भारती एयरटेल, आइडिया, जो हमारे आदित्य बिरला साहब की कंपनी है, दोनों बर्बाद हो गई। इस बुरी तरीके से वो लोग गिरे जिसकी कोई हद नहीं है। रीजन क्या था? केवल जियो। और ये तो गिरे ही गिरे, साथ में एक गिरी हुई कंपनी और चल रही थी रिलायंस कम्युनिकेशन, वो तो गिर के खत्म हो गई पूरी। अब हुआ क्या, अपन उस मुद्दे पे आते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन बर्बाद हो गई, फेल हो गई। अब देर आर टू ऑप्शन। हमने अभी तक दोनों चैप्टर्स में यही बात पढ़ी। स्ट्राइक ऑफ करना है खुद कर लो, वरना सामने वाला कर देगा। डोरमेंट कंपनी बनना है खुद बन जाओ, वरना डिपार्टमेंट कर देगा। तो यहाँ पे भी वही अगर कंसेप्ट लगाएं तो क्या होगा? अगर रिलायंस कम्युनिकेशन को आई फेल होने के बाद आईबीसी में जाना है, तो कौन जा सकता है? टर्म ध्यान से सुनो, कॉर्पोरेट डेटर खुद, नहीं तो कौन जा सकते हैं?
क्रेडिटर्स जा सकते हैं। टर्म नहीं काम में ले रहा अभी, ऑपरेशनल और ये क्रेडिटर। कॉर्पोरेट डेटर कौन होगा? कॉर्पोरेट डेटर कौन होगा? जब रिलायंस कम्युनिकेशन के क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो डेटर कौन होगा? कंपनी खुद होगी। हम क्या कह रहे हैं, इधर कंपनी खुद कह सकती है आईबीसी में जाके हमें खत्म कर दो, नहीं तो क्रेडिटर्स एप्लीकेशन लगवा सकते हैं कि भैया इस कंपनी को खत्म करवाओ, हमारा पैसा दिलवाओ। समझ में आ रहा है ये फंडा? अब सर कंपनी खुद क्यों एप्लीकेशन लगाएगी? कंपनी खुद क्यों एप्लीकेशन लगाएगी? उसको पता है कोई स्कोप नहीं बचा, कोई स्कोप नहीं बचा। ये लोग मेरा खून पी जाएंगे डेली कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के, पैसा मैं इनको देने वाला नहीं हूँ, मेरे पास है ही नहीं खुद के पास। और अगर अपने इंडिया का एक सिस्टम, अगर कंपनी बंद हो रही है, इंसॉल्वेंसी है, तो उसका खून फिर कम पिया जाता है। क्यों? इंसॉल्वेंट होने के बाद ये बात तय है, पैसा उतना ही दिया जाएगा जितना हमारे पास है। तो कंपनी खुद भी एप्लीकेशन लगा सकती, नहीं तो क्रेडिटर्स खुद लगवा सकते हैं। अब सबसे मेन बात, जैसे ही हम लोग आईबीसी में गए, एक प्लान बनाया जाता है जिसे हमने नाम दे दिया रेजोल्यूशन प्लान। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी ये बात। रेजोल्यूशन प्लान का मतलब क्या होगा? इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए। अब ये रिवाइवल प्लान, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये रिवाइवल प्लान किसके सामने रखा जाएगा? एक कमेटी बना देते हैं हम, उसे नाम दे देते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्या पता उस रिवाइवल प्लान को कमिटी ऑफ क्रेडिटर या तो क्या कर दे, अप्रूव कर दे या रिजेक्ट कर दे। भैया हमें तो नहीं यकीन, हम इस प्लान को अप्रूव नहीं करना चाह रहे, आप तो खत्म करो कंपनी को। अभी प्लान दे कौन सकता है? कोई भी जना दे सकता है, कोई भी क्रेडिटर बना के ये सबमिट कर सकता है डिपार्टमेंट में। क्या आप इस तरीके से चाहो तो कंपनी को बचा सकते हो? आपने कभी सुना है डूबते को तिनके का सहारा? सेम कहानी, अगर डूब रही है कंपनी तो कोई भी वो तिनका बन सकता है, कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी वो तिनका बन के उस कंपनी को बचाने की पूरी कोशिश कर सकता है। क्रक्स क्या बना? क्रक्स क्या बना? आईबीसी में हम खुद अपनी इच्छा से भी खत्म हो सकते हैं, नहीं तो सेकंड क्या है? समझ में आ रही है कहानी? अच्छा, एक केस से आपको रिलेट करवाता हूँ इस बात को। एक मिनट रुकना बेटा। हाँ, तो एक सिंपल सी कहानी क्या है, अगर रिवाइवल अपन को करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो प्लान कौन दे दे, कोई भी इंसान दे सकता है क्रेडिटर। अब मेन मुद्दा क्या है, अगर रिवाइवल पॉसिबल नहीं है तो हम हार्डली क्या चाह रहे हैं, कंपनी खत्म कर दो आप, खत्म कर दो, जितना पैसा निकल रहा है आप तो निकाल के हमें प्लीज सबमिट कर दो। इस बात को देखो रिलेट करवाता हूँ आपको एक एग्जांपल से। मान लेते हैं मिस्टर ए कहाँ एडमिट है, हॉस्पिटल में, बहुत एजेड इंसान है, 90+। अब हॉस्पिटल में एडमिट है लास्ट 30 डेज से। आज अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई, आज अचानक से इनकी तबीयत एकदम खराब हो गई। डॉक्टर ने मिस्टर ए को कहाँ डाल दिया, सीधे ही खत्म कर दिया क्या? पहले कहाँ डाल दिया? फिर मिस्टर ए के रिलेटिव क्या बाहर इंतजार कर रहे हो, ओ माय गॉड भगवान प्लीज मिस्टर ए को बचाओ, कुछ चमत्कार करो, कुछ ये करो। आपको पता है वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है? एक आर्टिफिशियल सांस होती है, एक आर्टिफिशियल सांस जाती रहती है जिससे पेशेंट लगता है कि जिंदा है, अगर पता हो किसी को। अब मान लेते हैं डॉक्टर था कोई मिस्टर बी, वो क्या थे वहां के डॉक्टर। अब मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर ए की फैमिली को बुलाया, फैमिली कॉल करा, फैमिली ऑफ मिस्टर ए, और उनके सामने सारे फैक्ट्स क्लियर कर दिए। आप जितने दिन चाहो इनको वेंटिलेटर पर रख सकते हो, बट वी आर हैविंग 0% होप। हमें ये लगता है कि जिस दिन इन्हें आप वेंटिलेटर से हटाओगे ना, काम दी एंड है। ऐसे केस में अब क्या करना है आपको पता है? राइटिंग में पेशेंट की फैमिली से कंसेंट लेटर पे साइन करवाया जाता है। आप खुद बोल रहे हो कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे से हटाना है, नहीं समझा आप मेरी बात? डॉक्टर ने कर दिया, ये कर दिया, कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है। क्यों? हम तो क्या कह रहे हैं, हमारी साइड से तो कहानी खत्म है। अब ये आपकी जेब पे डिपेंड करता है आप इस कहानी को और कितना लंबा खींचना चाह रहे हो। आपको पता है रियली होता क्या है, रियल फैक्ट्स क्या है? फिर दिल पे पत्थर रखो या जो भी, हाँ वो साइन तो करना पड़ता है। ये जो 20-30 दिन थे ना, ये 20-30 दिन तो आपको मेंटली तैयार करने के लिए मिल जाते हैं कि आपको पता है कि कोई उम्मीद नहीं है। अचानक से हो गया तो फिर रिएक्ट भी ओवर रिएक्ट नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि हम जानते थे ऐसी सिचुएशन है। फिर हमने साइन करा, वेंटिलेटर का स्विच बंद करा और पेशेंट दी एंड।
अब क्रक्स क्या है, ये दी एंड, ये दी एंड। आप चाहो तो 30 दिन में करवाओ, आप चाहो तो 60 दिन में करवाओ, आप चाहो तो 1 साल में करवाओ, आप चाहे 2 साल में करवाओ, आपकी जेब है। बट हमें पता है जिस दिन स्विच ऑफ, पिक्चर दी एंड है। यही आपका एबीसी, यही आपका एबीसी। मिस्टर ए क्या है, कंपनी। वेंटिलेटर क्या हो गया, आईबीसी। डॉक्टर कौन हो गए, जो भी इसमें हम कमिटीज और ये सब बनाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, प्रपोजल बनाते हैं, सबके सामने रखते हैं। या तो प्रपोजल अप्रूव होगा, लेकिन अगर रिजेक्ट हो गया तो सीधे सीधे हम कंपनी का क्या कर देते हैं, डी एंड। डी एंड मतलब सारे एसेट्स को बेचो, जितना पैसा आ जाए उनसे उनकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो। क्रक्स पॉइंट, नॉलेजेबल पॉइंट। आईबीसी में जब आप असेट्स को बेचोगे तो मार्केट प्राइस मिलेगी पूरी या कुछ कम मिलेगी? ये बात भी करी थी मैंने आपसे, मेरे हिसाब से कुछ कम मिलेगी। क्यों? मजबूरी का नाम आईबीसी। मान लो आप नहीं समझे, एक 100 रुपए की चीज के पूरे 100 रुपए नहीं मिलेंगे आईबीसी में, आपको कुछ ना कुछ कम तो मिलेगा, ये बात तय है कम मिलेगा। और तय क्यों है, क्योंकि ये आप खत्म हो रहे हो। आपको मैंने एग्जांपल बताया था, स्टॉक क्लियरेंस सेल। मार्केट प्राइस में निकालते हैं क्या स्टॉक क्लियरेंस सेल, 200 का माल 200 में, तो कहेंगे तू चुपचाप अपना सामान ले और यहीं बैठे रहे, खेच इस सामान को जितना खींचना। स्टॉक क्लियरेंस में वो 200 का माल 50 60 100 रुपए में भी दे देते, अगर पता हो। ये कहानी है। थोड़ा बहुत आईबीसी समझ में, टर्म्स क्या है। अब 3 4 टर्म्स हमने देखी, ये देखो। एक क्या पढ़ी, रेजोल्यूशन प्लान, कोई भी दे सकता है। दूसरा एक नाम पढ़ा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। एक टर्म हमने पढ़ी, कॉर्पोरेट डेटर। बाकी क्रेडिटर्स। ये जो बेसिक बेसिक टर्म्स है ना, इन्हीं टर्म्स के ऊपर पूरा आईबीसी डिपेंड है। अब आईबीसी में आना क्या है, ये देखो दिखाऊं आपको। ये देखो, लेसन आउटलाइन पढ़ो क्या लिखी। सबसे पहले इसे शॉर्ट में कहते हैं सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, कंपनी को खत्म करने का प्रोसेस, या पहले रिवाइव फिर खत्म, ट्राई टू रिवाइव, नहीं तो फिर खत्म। एक फर्जी कुछ डेफिनेशंस आनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रेजोल्यूशन प्रोसेस चलता कैसे है, कितने समय में सीआईआरपी कंप्लीट करना है, मतलब कितने समय तक ये प्रोसेस चलता है। मोराटोरियम मतलब, मोराटोरियम मतलब नहीं, टर्म नहीं सुना कभी, स्टे। यार मैं किसी मिस्टर ए पे केस करता था, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट का। एक नॉलेजेबल सॉरी, एक नॉलेजेबल बंदे ने कहा, अरे बेवकूफ अपना केस वापस ले ले। अरे तू बेवकूफ क्यों कह रहा है, केस क्यों वापस ले लूं? उसने कहा इसके ऊपर तो डेथ सेंटेंस का केस चल रहा है। नहीं समझे? मैं कह रहा हूं, मैं तो 2 साल की जेल की बात कर रहा था, मैं तो 2 साल की जेल की बात कर रहा हूँ। मैंने कोर्ट में 302 का केस चल रहा है इसके ऊपर। ये हो सकता है वैसे या तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाए, लाइफ सेंटेंस हो जाए, नहीं तो उसको डेथ मिल जाएगी सीधे सीधे। तो हम क्या कह रहे हैं, अपना वो जो 1 2 साल की वो जेल वाला केस था ना, प्लीज उसके ऊपर एक बार क्या लगा ले तू, मोराटोरियम। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक कंपनी आईबीसी में जाती है ना, तो उसकी जो बाकी एक्टिविटीज होती है ना, बाकी जो केस होते हैं ये सब होते हैं, उन पे एक बार फॉर अ टाइम भी हम क्या लगा देते हैं, मोराटोरियम। मोराटोरियम मतलब एक स्टे लगा देते हैं। जब आईबीसी चल रहा है तो बाकी कुछ और नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। कोई भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कोई भी हियरिंग चल रही है, कुछ भी ऐसा है, तो हम कह रहे हैं फॉर अ टाइम बीइंग उसके ऊपर क्या लगा दो, मोराटोरियम। मोराटोरियम मतलब स्टे। क्यों? उससे बड़ा काम करते हैं हम लोग, उससे बड़ा काम करते हैं हम लोग। इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मतलब, जो सबसे पहले हम बंदा अपॉइंट करवाएंगे ना कंपनी को खत्म करने के लिए, उसे हमने नाम दे दिया इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम मतलब फॉर अ टाइम बीइंग। फिर टर्म क्या आ रही है, इसमें कौन सा वर्ड नहीं है, इंटरिम नहीं। इंटरिम मतलब जो फॉर अ टाइम बीइंग है, तो ये कौन होगा, ये कौन होगा, जो मेन है। मैंने कहा इंटरिम का मतलब जो फॉर अ टाइम बीइंग अपॉइंट हुआ है, तो ये कौन होगा बेटा, सिंपल सी बात है ना, ये कौन होगा, ये वो होगा जो मेन है। क्या इंटरिम वाला ही मेन हो सकता है या नहीं? मैंने सवाल नहीं पूछा, होगा। इंटरिम वाला ही मेन हो सकता है या नहीं? डिपेंड करता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। पढ़ोगे आगे सब लिखा हुआ है। अभी प्रोफेशनल कौन होते हैं, जो बंदा आईबीसी में कंपनीज को खत्म करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। मेनली सीएस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज। आईबीसी आने से आप लोगों का काम थोड़ा सा एनहेंस हुआ है, आप मान के चलना, क्योंकि इसमें आप ही का स्कोप है। ये टर्म मैंने आपको बताई थी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। रेजोल्यूशन प्लान मतलब रिवाइवल प्लान।
लिक्विडेशन प्रोसेस, अब कंपनी को खत्म कैसे करना है, वॉलेंटरी लिक्विडेशन मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। वाटरफॉल अरेंजमेंट मतलब, वाटरफॉल अरेंजमेंट मतलब सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। आईबीसी में अगर कंपनी खत्म हो रही है, असेट बिक रहे हैं और लाइबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है, देन व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, पहले किसको और बाद में किसको। इसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, खत्म करो कॉर्पोरेट डेटर को, अब असेट बिक गए, लाइबिलिटी खत्म, डिसॉल्व करो उसको, और लास्ट उसका क्या हो गया है, वाइंड अप। टर्म समझ में आ गई, इसकी टर्म समझ में आ गई सारी। बेटा यहां तक इसका बेसिक क्लियर है क्या, बेसिक क्लियर है या नहीं है? यस सर। चलो अब जल्दी से थोड़ा बहुत ही पढ़ाता हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही पढ़ाऊंगा, कुल मिला के 18 पेजेस का चैप्टर है। आप पे डिपेंड करेगा, ये परसों खत्म हो गया, 10 दिन लगेंगे। थोड़ा बहुत डेली कुछ पढ़ने के लिए दूंगा, अगर पढ़ लोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो 4 दिन भी कंप्लीट नहीं होना है ये। जल्दी से पढ़े, स्टार्ट से। द टर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आर जनरली यूज्ड इंटरचेंजेबली इन कॉमन पैरलेंस। क्या मतलब हुआ, इसकी जगह ये ले लो, इसकी जगह ये टर्म काम में ले लो, कहा जाता है, बट हम क्या करें, देयर इज अ मार्क डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, मतलब ये सिनोनियम्स नहीं है, मतलब हम कह रहे हैं सामान्यता लोग इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को एक मान लेते हैं, बट हम कह रहे हैं ये एक नहीं है, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। हर लाइन का मतलब है अपने यहाँ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को हम सामान्य लैंग्वेज में मानते हैं जैसे ये एक ही, बट हम कह रहे हैं एक नहीं है, एक थिन लाइन फर्क है दोनों में। इसका मतलब सिनोनियम्स नहीं है कि इसकी जगह अपन ने ये काम में ले लिया, इसकी जगह ये काम में। हम वापस क्या करें, जनरल ट्रेंड ऐसा है कि हम इंसॉल्वेंसी की जगह बैंक्रप्सी और बैंक्रप्सी की जगह इंसॉल्वेंसी वर्ड काम में ले लेते हैं। आगे पढ़ो। द टर्म इंसॉल्वेंसी डिनोट्स द स्टेट of one whose assets are insufficient to pay his debt or his general inability to pay his debt. The term insolvency is used in a restricted sense to express the inability of a party to pay his debt as they became due in the ordinary course of business. क्या मतलब हुआ, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, जब मैं बिजनेस चला रहा हूं ना, तो बिजनेस चलाते वक्त अगर मैं किसी का पैसा नहीं चुका रहा ना, तो लोग जनरली कहते हैं ये बंदा तो इंसॉल्वेंट हो गया। नहीं समझे, ये बंदा तो इंसॉल्वेंट हो गया। मान लो आज मैंने किसी से लोन ले रखे 50 लाख रुपए के, और मैं वो लोन चुका नहीं पा रहा बिजनेस में, तो लोग सामान्य लैंग्वेज में क्या कहते हैं, यार ये रोहित पटोलिया तो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। सामान्य लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रोहित पटोलिया क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट। बट होता क्या है, द वर्ड बैंक्रप्सी डिनोट्स लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन और एन एंटिटी हु कैन नॉट रीपे हिज डेट। क्या मतलब हुआ, एक कहना और एक लीगली कहना। नहीं समझे फर्क, नहीं समझे, क्या फर्क है? इंसॉल्वेंसी तो वो स्टेट हो गई जब मैं लोगों का पैसा नहीं चुका पा रहा, और जब उस स्टेट को कोर्ट में लेके जाया जाता है और कोर्ट में ऑफिशियल हो जाता है, तो कहा जाता है रोहित पटोलिया बैंकरप्ट हो गया है। नहीं समझा आप बात? इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू पे द मनी। वो एक स्टेटमेंट है, एक सामान्य सोच है लोगों का, ये तो इंसॉल्वेंट है, क्या देगा ये पैसा, है ही नहीं इसके पास पैसा। और जब ऑफिशियली कोर्ट कह देता है इसके पास पैसा नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, बैंकरप्ट। समझ में आ गई कहानी, समझ में आ गई कहानी, यहां तक की चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो बेटा देखो क्रक्स क्या है, ये देखो, ये रहा। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट, एक सिचुएशन है, एक स्टेट है कि हम पैसा नहीं दे पा रहे, और जबकि बैंक्रप्सी क्या है, इज अ कंक्लूजन ऑफ इंसॉल्वेंसी। नहीं समझे, उसका आउटकम है इंसॉल्वेंसी का। यार आज हम लोग व्यापार में, जैसे हम लोग कितने ही जनों को पैसा दे देते हैं, जब ये रिसेशन हुआ, कोरोना का समय चला ना, कितने ही लोग पैसा खा गए, कितने ही लोग पैसा खा गए, नंबर ऑफ लोग पैसा खा गए। अब हम क्या कह रहे हैं, वो पैसा खा गया, वो तो था ही इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो हम कह रहे हैं वो इंसॉल्वेंट हो गया। जब वो अपने कागजात कोर्ट में लगाता है, हम लगवाते हैं, और कोर्ट उसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे, तो हम कहते हैं वो क्या है, बैंकरप्ट है। अरे ये शर्मा तो पागल हो गया है, ये शर्मा तो पागल हो गया है, हम कह रहे हैं वो पागल हो गया है। वो पागल नहीं है जब तक डॉक्टर ना कह दे। नहीं समझ में आई कहानी, कंक्लूजन है। तो बेटा आपसे आप कोई भी जना बाहर पूछे कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में फर्क क्या है, मैं बस इतना सा चाहूंगा उसको टेक्निकली समझाओ। क्या समझाना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जनरली हम लोग एक ही मानते हैं,
बट ये सिनोनिम्स नहीं है, इनमें एक थिन लाइन फर्क है। और थिन लाइन फर्क क्या है? इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू पे द डेट, जबकि बैंक्रप्सी क्या है? बैंक्रप्सी क्या है? कंक्लूजन ऑफ इंसॉल्वेंसी। कंक्लूजन मतलब लीगल स्टेट, लीगल डिसीजन है कोर्ट का कि अब बंदा क्या हो गया है? बैंक्रप्ट। दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आ गई? यार क्या पता है हाँ कोई सर। यही लाइन आपको दे दे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आर सिनोनिम्स, कमेंट। बड़ी बात नहीं है, 4 नंबर में आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, 25 मार्क्स में आपने खुद ने देखा होगा कितने से पेजेस है। वाई अपन ये इंट्रोडक्शन का पैरा भी छोड़े। मैं पेपर सेटर हूं, मैं तो ये क्वेश्चन डाल दूंगा एग्जाम में, लिखो इसका आंसर। 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आर सिनोनिम्स, कमेंट। कमेंट के अंदर ये पूरा टॉपिक समझाना और कुछ नहीं। समझ में आ गई होगी कहानी। चलो आगे, 1 मिनट रुकना। जल्दी से ही क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन फर्स्ट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंसॉल्वेंसी एंड सर बैंक, हाँ सर कैमरा ऑफ सर। 1 मिनट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आर सिनोनिम्स। स्पेलिंग पूरी लिख लेना अपने आप देख के, कमेंट। फर्जी और बड़े आसान सवाल। एक ये वाली लाइन भी पढ़ लो यार जल्दी से, ये जो लिखा है, क्या लिखा है? द टर्म insolvency is used for individual as well as organization corporates. If insolvency is not resolved, it leads to bankruptcy in case of individual or liquidation in case of corporate. क्या है ये? क्या है ये? इंसॉल्वेंसी जो टर्म है ना, बहुत ध्यान से समझो ये भी। ये हम किसके लिए यूज में लेते हैं? इंडिविजुअल्स के लिए भी यूज में लेते हैं, इवन कॉरपोरेट्स के लिए भी यूज में लेते हैं। बट फर्क क्या है? इंडिविजुअल के लिए अगर इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो रही, इट लीड्स टू बैंकरप्सी। और कॉरपोरेट्स के लिए अगर इंसॉल्वेंसी खत्म नहीं हो रही, मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, इट लीड्स टू। शुरुआत तो हमने एक कॉमन टर्म से करी है सबकी, बट एंड क्या है? इंडिविजुअल के लिए क्या टर्म काम में लिया जाता है? बैंकरप्सी। और कंपनीज के लिए क्या टर्म काम में ली जाती है? लिक्विडेशन। समझ में आ गई होगी ये बात भी। इंडिविजुअल का फाइनल आउटकम अगर पैसा ना दो तो बैंक्रप्सी, कंपनीज का फाइनल आउटकम अगर पैसा ना दो तो लिक्विडेशन। शुरुआत में दोनों को इंसॉल्वेंट ही कहते हैं। ये था इंट्रोडक्शन पैरा। अब जल्दी से एक बार थोड़ा सा आगे देख लो, पढ़ा नहीं था, बस हो गया काम। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री बता रखी है, ये क्यों आया था। जैसे जीएसटी में नहीं था, एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, ये था वो था, ऐसा करना था वैसा करना था। हमने कहा कुछ नहीं करना, एक लॉ बना दो जीएसटी, खत्म कहानी। वही ये पूरी कहानी है। 4 मार्क्स क्वेश्चन इन एग्जाम। कैसे? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पे शॉर्ट नोट लिखो। होमवर्क है, रीड करो आज जाके। होमवर्क है, रीड करो जाके। इसमें क्या बता रखा है भैया? पार्टनरशिप इन सबके लिए बहुत 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 सारे लॉज हैं, ये देखो किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बहुत सारे लॉ थे, कैसे हमने सबको समेट के एक ही ढांचे में डाल के आईबीसी बना दिया। इसकी हिस्ट्री बता रही है हार्डली। आज आप रीड करो, मैं कल नेक्स्ट क्लास में और बता भी दूंगा क्या है ये रीड करना है आपको। सेलिएंट फीचर्स रीड करने हैं। सर जब हमने रीड करा हमें बड़ी दिक्कत आई, इसको आज घर पे जब जाके पढ़ा, बहुत बहुत सारी दिक्कत आई। क्यों? बहुत सारी नई टर्म सामने आ गई। ये सब नई टर्म्स है। अब सर ये टर्म्स कहाँ दे रखी है? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये देखो।
सारे टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, आपको आज केवल और केवल यहाँ तक पढ़ना है, पेज नंबर 513 तक। और कहाँ से पढ़ना है? पेज नंबर 510, मतलब 510 से लेके 513 तक पढ़ना है। ये 4 पेजेस अगर आज आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो अपन ने आज जो क्लास ली ना, ये इज ऑफ नो यूज, ये वेस्ट है अपनी क्लास। डेफिनेशंस में एक दो डेफिनेशन में आपको दिक्कत आएगी, आप इनका मतलब नहीं समझ पाओगे। आईबीबीआई का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का मतलब, ये टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा सारी, रीड आपको करनी है जाके। मैं कल क्या करूंगा, इसका एक प्रॉपर ओवरव्यू करवा के टेक्निकली चैप्टर यहां से स्टार्ट कर दूंगा आपका, यहां से, यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा कि कौन जने इनिशिएट करवा सकते हैं सीआईआरपी, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, इवन कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ, वो खुद भी करवा सकता है। तो यहां से मैं आपका पूरा चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा। ये 3-4 पेज आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये देखो किस तरीके से होता है, क्रेडिटर कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट डेटर खुद कैसे इनिशिएट कर सकता है, सस्पेंशन और इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी, अगर सीआईआरपी चालू हो गया तो वो कैसे होगा, टाइम लिमिट क्या है, कितने कितने टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसकी पूरी एक टाइम की समय सीमा बता रखी। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन हमने लगा दी, फिर आगे विड्रॉ कर ली। मोराटोरियम कैसे लगता है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर कौन है, रिजोल्यूशन प्लान क्या है, लिक्विडेशन प्रोसेस क्या है, खत्म 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 कहानी। बहुत सिंपल चैप्टर है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, 2 क्लासेस चैप्टर कंप्लीट है, बट डिपेंड आप पे करेगा। प्लीज है ना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज का इतना सही काम है 3-4 पेजेस पढ़ने, जेन्युइनली इन 3-4 पेजेस को पढ़ लो, आपको खुद को लगेगा चैप्टर परसों कंप्लीट है। फिर ब्रेक ले लो सेटिंग अप से, मतलब नेक्स्ट वीक से अपन क्या करेंगे, सेटिंग अप स्टॉप, दूसरा सब्जेक्ट चालू हो जाएगा आपका, ठीक है ना। मार्के फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू।